आज ये लौह धातु वर्ग की हम तीसरा वीडियो बना रहे हैं। इससे पूर्व लौह धातु का परिचय के बारे में बताया गया है, उसके भेद और उसका किस तरीके से शोधन करेंगे, किस तरीके से मालन करेंगे, क्या तीक्ष्ण लौह की परीक्षा है और क्या कांत लौह की परीक्षाएं हैं। तो आज के वीडियो में उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो हमने जैसे कि इससे पूर्व भस्म निर्माण किया था, तो उस भस्म के लिए अगर हम 1 फुट देकर के लोह की भस्म बनाते हैं तो ये भस्म जो होती है वो रस क्रम के लिए प्रयोग की जाती है। इसी तरीके से जब 10 से 100 फुट दिए जाते हैं तो ये रोगों को दूर करने वाली होती है, और 100 से अगर 1000 तक फुट देते हैं तो ये रसायन और बाजीकरण के लिए प्रयोग में आती है। भस्म है तो इसकी ये लौह भस्म की भी निरुक्तिकरण की परीक्षा की जाती है। ऐसे ही ताम्र भस्म में भी बताया गया था। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस किसी भी विधि के द्वारा जो मारित लौह भस्म है, मतलब हम किसी भी विधि से अगर हम मारन करके हम लौह भस्म प्राप्त कर रहे हैं तो उस लौह भस्म के अंदर समान मात्रा में शुद्ध गंधक और गोघृत, ये दोनों मिलाकर के कुमारी स्वरस से इसका मर्दन करते हैं। गोघृत और कुमारी स्वरस। फिर इसको मर्दन करने के बाद में, यानी कि यूं भी कह सकते हैं कि भावना देने के बाद में ये जो मिलेगा इसको हम सराव संपुट में बंद करके गजपुट की अग्नि में फूंक देंगे। तो इस तरीके से जब हम एक गजपुट देते हैं तो ऐसा करने से जो लौह भस्म है वो कैसी हो जाती है, निरुद्ध हो जाती है। यानी कि गंधक और गोघृत संभागम में मिला करके मर्दन करने पर और पुट देने पर। निरुक्तिकरण जो लौह भस्म है उसकी परीक्षण और भी है। जैसे लौह भस्म को क्या करना है, मित्र पंचक के साथ में मर्दन करके गजपुट देते हैं। ये पहले ही बताया था कि जो निरुक्तिकरण करते हैं वो मित्र पंचक वर्ग के साथ किया जाता है। तो इसमें मित्र पंचक के साथ मर्दन करेंगे, फिर सराव संपुट करके इसमें गजपुट देते हैं। गजपुट देने का जब हम देखते हैं कि अगर भस्म का कोई भी जो पार्ट है वो लोह, मतलब फिर से लोह में नहीं कन्वर्ट होता है, यानी कि लोह के चाहे स्थूल कण में नहीं बनता है, तो इसका मतलब ये जो भस्म है पूरी तरीके से निरुद्ध हो चुकी है। और यदि पुट देने पर भस्म में कोई भी लोहा का पिंड सदस्य खंड बन जाता है तो मतलब भस्म ठीक नहीं बनी है। तो ये भस्म का जो है ये मतलब इस तरीके से ये निरुद्ध है। हमने गजपुट दिया था, गजपुट से भस्म बनेगी अगर हम इसमें मित्र पंचक मिला करके फिर से हम इसको गजपुट देते हैं, और गजपुट देने पर अगर इसमें लोह के ये फिर से लोह के पार्टिकल या उसमें कन्वर्ट नहीं होती है तो इसका मतलब जो भस्म है पूरी तरीके से शुद्ध बनी हुई भस्म है। और अगर बना हुआ है तो उसका मतलब अभी ये कच्ची है, इसको और पुट देने की आवश्यकता है। निरुक्तिकरण की परीक्षा का मेन उद्देश्य क्या होता है कि इसमें जो बचे हुए और या फिर जो अमारित लोहांश है उसको देखना होता है कि अगर वो बचे हुए हैं तो उसको फिर से हम पुट दे करके भस्म रूप में कन्वर्ट करना होता है। उत्तम लौह भस्म के क्या लक्षण होंगे, जो तीक्ष्ण लौह भस्म होती है, यानी कि जो तीक्ष्ण लौह की जो भस्म होती है कैसी होती है, पक्व जम्बू फल सदृश, जैसे कि जामुन का पका हुआ जो फल होता है उसकी सदृश दिखाई देने वाली होती है। बाकी इसके अन्य परीक्षाएं हैं जैसे वारितर हो गया, रेखापूर्ण, निश्चंद, अपुनर्भाव, निरुद्ध अभी हमने पढ़ा है पीछे, लघु, सूक्ष्म। अपुनर्भाव का मतलब वही हो गया कि फिर से वो लोह रूप में ना आए। सलक्षण, मृदु, स्वाद रहित होती है, और अवामी, यानी कि जिसको खाने पर उल्टी ना आए। लक्षण से जो युक्त होती है, यही उत्तम लौह भस्म के लक्षण बताए गए हैं। अब अगर असम्यक रूप से मारित लौह भस्म का सेवन कर लिया जाए तो उसके सेवन से कौन से दोष हो सकते हैं। अपक्व लौह भस्म का सेवन करने से शरीर में क्या होगा, वेदना होगा, और यहाँ तक कि वो मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जो लौह भस्म है इसका पूरी तरीके से ठीक से मारन करके ही प्रयोग में लाना चाहिए। यह शरीर की सुंदरता का नाश कर सकती है और हृदय पीड़ा को उत्पन्न कर सकती है। इसके अलावा लौह भस्म के गुण क्या क्या होते हैं, यह रस में तिक्त है, मधुर है, शीत वीर्य वाली होती है, गुण में रुक्ष है, लघु होती है। कर्म अगर देखे जाए तो लौह भस्म जो होती है लेखन का काम करती है, यानी कि खुरचने का, नेत्रों के लिए अच्छे है, बल्य है, वृक्ष होती है, बाजीकरण, दीपन, वर्ण्य, मेद्य।
उदर रोग नाशक होती है, कफ पित्त रोगों का नाश करने वाली होती है और विभिन्न प्रकार की जो अन्य व्याधि है उनका भी नाश करती है। 6 रोगों में इसको दिया जाता है। इसके अलावा कुष्ठ रोग नाशक है, गुल्मे, प्लीहा, कृमि, पांडु रोग नाशक क्योंकि आयरन का होता है तो एनीमिक में ही भी देंगे। मेदो रोग में भी दिया जाता है। प्रमेह हो गया। इसके अलावा अर्श में छर्दी, श्वास, विसर्प, पर्वत शूलजन्य, शोथर, यकृत विकारों में, लीवर के रोगों में भी बहुत अच्छा काम करती है। गुदज रोग में, कास में, स्थौल्य, भ्रांति आदि रोगनाशक होती है। यह हाथ पैर और आंत्र में स्थित जो पित्त विकार को उसी तरह से नष्ट करती है जैसे कि बादलों के समूह को वायु नष्ट करती है। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब ऐसा कोई रोग नहीं है जो इससे खत्म ना हो रहा हो। तो ये एक तरीके से बहुत ही अच्छी रसायन की तरह काम करने वाली है और लगभग सभी रोगों का नाश करने वाली होती है। मेन क्या है, इसमें आयरन होता है तो उसी से रिलेटेड ही इसमें डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये भस्म का प्रयोग करते हैं। अब इसी तरीके से मुंडलों की जो भस्म है ये तो थी मतलब जनरल भस्म है या कांदलों की भस्म है। मुंडलों के जो भस्म है जो हमने भेद पढ़े थे, ये कैसी होगी, मृदु होगी, कफवात नाशक होती है, शूलहर है, आम नाशक है, अर्शहर, परमय, कामला, पांडु, गुल्म, आमवात, जठर, अग्नि रोग, दीपन, शोतर, यानी कि विभिन्न प्रकार का, यानी कि ये भी क्या है, सभी रोगों का नाश करने वाली होती है। और इसी तरीके से जो तीक्ष्ण लोह है, यह भी क्या है, ये रस में तिक्त है, ये भी शीत होती है, विपाक में मधुर है, रुक्ष है, दीपन, रसायन, बल्य, कफितर। और इसी तरीके से सेम वैसे ही जैसे कि रोगों का नाश करती है, जैसे कि अभी इससे पूर्व हम पढ़ चुके हैं। आम बात है, यह वृद्धावस्था रोग क्योंकि रसायन है। अब इसी तरीके से कांत लोग के बताए गए हैं, ये अलग अलग बताए हैं। एक जनरल था, अब एक कांत, जैसे ये भी शीत होती है, तिक्त होती है, गुणों में स्निग्ध होती है, बल वीर्यवर्धक है, अति रसायन है, आयुष्य है, परमेय है, त्रिदोष नाशक है। और इसी तरीके से अन्य विभिन्न प्रकार के उदर रोगों में ये काम करती है। जो लोह भस्म है इसकी मात्रा 1 से 2 रत्ती तक दी जा सकती है। अनुपान के रूप में हम, वैसे तो अनुपान के रूप में जैसा ही दोष होते हैं, जैसा रोग होता है, उसी के हिसाब से अनुपान का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जैसे त्रिफला है, मधु है, घी है, घृत है, मक्खन, दूध, शिलाजीत या फिर कोई तत्व, द्रोग, हर, औषधियों के सोरस, क्वाथ आदि के साथ, मतलब जैसा रोग हो उसी तरीके की औषधियों के सोरस या फिर क्वाथ हमें लेना चाहिए। लोह भस्म के सेवन में ये खास बात ध्यान रखनी पड़ती है कि जब हम लोह भस्म का सेवन कर रहे होते हैं तो उसमें हमें कौन सी चीजें नहीं खानी है, अपथ्य है। जैसे इसमें कूसमांड यानी कि जो पेठा होता है सफेद, जिससे पेठे की मिठाई बनती है, दैट इज कूसमांड या तिल तेल है, माश यानी कि उड़द की दाल हो गई, राई है, मध्य है, अम्ल द्रव्य है या मसूर, इन सब का जो सेवन है, जब हम लोह भस्म का सेवन कर रहे होते हैं तो उस समय ये सब जो है त्याज्य है, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। अब अशुद्ध रूप में अगर लोह भस्म का सेवन जन्य विकार, हमें पहले पढ़े हैं कि कौन कौन से विकार हो सकते हैं। अगर अशुद्ध रूप में सेवन कर लिया जाए तो उसका एंटीडोट क्या है, इसके शमन के क्या उपाय हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर बाई चांस गलती से अपक भस्म का सेवन हो जाए तो उस केस में अगस्त पत्र सोरस से भावित विडंग, मतलब जो विडंग होता है उसको अगस्त पत्र सोरस से क्या करेंगे, हम भावना देंगे, पीस लेंगे उसके साथ में। कहा किसके साथ, अगस्य पत्र सोरस के साथ ही सेवन कराना चाहिए, ठीक है। यानी कि विडंग के चूर्ण का अगस्य पत्र सोरस के साथ में सेवन कराने से क्या हो जाएगा, लोह भस्म का जो सेवन जन्य विकार है वो शांत हो जाएंगे। अपक लोह भस्म का, इसके प्रमुख योगों में नवायस लोह बहुत कॉमन है, जो कि हम पांडु में, उदर रोगों में या आयरन की डेफिशिएंसी पूरे करने के लिए नवायस लोह का सेवन कराते हैं। इसी तरीके सप्तमृत लोह है, आंखों के लिए बहुत अच्छा बताया गया है। धात्री लोह एक अच्छा रसायन है। पुटुपाको विषम ज्वर, अंतक लोह विषम ज्वर में, और प्रदांतक लोह यानी कि प्रदर लोग में। तो ये इस तरीके से विभिन्न प्रकार के जो योग हैं उसमें आयरन बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है, जो कि इस तरीके के योगों में ये पड़ा है। तो हमारा जो लोह धातु है वो यहीं पर ही समाप्त हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।